हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कविता। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ वीडियो लेकर आई हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। हम 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा और डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले कि हम ये क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो इंडिया का विज़न क्या है। इंडिया का विज़न जो है वो ये है कि मिलेट का जो ये मूवमेंट है उसको एक पीपल्स मूवमेंट में कन्वर्ट करना। पीपल्स मूवमेंट से मेरा मतलब है यहाँ पर कि वो इतनी ज़्यादा अवेयरनेस फैला देना कि यहाँ पर हर लोग जो है इसके लिए एक मूवमेंट लेकर के चलें कि हमने जो है मिलेट्स को मतलब इंडिया को जो है एक ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स बना देना है। ठीक है ना। मतलब हर लोग जो है हर एक इंसान जो है इंडिया का वो अवेयर हो जाए और एक ये पीपल्स मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। और इंडिया ने जो है अपना काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है इस मिलेट के मूवमेंट को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने के लिए। ठीक है ना। अब 2023 को जैसा कि हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसका जो प्रपोज़ल है वो अप्रूव कर दिया था एफएओ ने। एफएओ ने जो है इसको अप्रूव कर दिया था 2018 में। एफएओ एक फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर कर दिया था 2023 को कि सेलिब्रेट करेगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में। ठीक है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो है एक टॉप लेवल की संस्था है। अब जो कि यूनाइटेड नेशंस में जो है ये रिजोल्यूशन के तौर पे अडॉप्ट किया गया था, जिसमें कि इंडिया ने एक लीड रोल प्ले किया था और जिसमें कि इंडिया को सपोर्ट किया था 70+ नेशंस ने। ये बहुत ही प्राउड मूवमेंट है हमारे लिए। प्राउड का एक काफ़ी हम कह सकते हैं कि प्राउड फीलिंग है हमारे लिए कि 70+ नेशंस ने जो है इंडिया को इस लीड रोल में सपोर्ट किया था। अब जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो कि अवेयरनेस। हर एक मतलब हम जो है इसके लिए अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं सभी लोगों में कि मिलेट्स की क्या इम्पोर्टेंस है और हम क्यों इसका प्रोडक्शन करना चाहते हैं। दूसरा ये कि जो मिलेट्स हैं उसकी प्रोडक्शन के लिए इसकी जो प्रोडक्शन हो वो सस्टेनेबल हो, उसको हम और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें और जो क्वालिटी ऑफ मिलेट्स है उसको भी हम और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। इसके लिए हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो इसके लिए हम कर सकें, जिसके लिए हम कॉन्ट्रीब्यूशंस भी करें। तो मतलब इसका एक ऑब्जेक्टिव है कि हम मिलेट्स को एक इम्पोर्टेंस देते हुए हम इसकी इम्प्रूवमेंट मतलब इसकी हम प्रोडक्शन में सस्टेनेबिलिटी लेकर आएँ और इसकी क्वालिटी को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करें, ताकि लोगों में इसके लिए अवेयरनेस भी फैले और इसकी जो सिग्निफिकेंट जो वैल्यूज़ हैं वो हर एक इंसान तक पहुँचे। अब समझते हैं कि मिलेट्स है क्या। हम इतनी देर से इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स तो कह रहे हैं, लेकिन मिलेट्स होता क्या है। मिलेट्स एक सिंगल क्रॉप को हमने यहाँ पे डेजिग्नेट कर रहे हैं। मिलेट जो है वो एक कलेक्टिव टर्म है जिसमें कि हम रेफ़र कर रहे हैं काफ़ी सारे स्मॉल सीडेड एनुअल ग्रासेस को, जो कि प्राइमरीली मतलब मोस्टली जो कि एक छोटे टुकड़े पर मार्जिनल जो है लैंड्स पर इसको ग्रो किया जाता है, ड्राई एरियाज़ में, और वो भी टेम्परेट रीजन्स में। टेम्परेट मतलब जहाँ पर थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है। ठीक है। हम ज़्यादा गर्म वाले इलाके में जो है इनको उगाते हैं। मैं प्राइमरीली की बात कर रही हूँ। आप और भी कहीं पर उगा सकते हैं, बट प्राइमरीली जो है ये इन रीजन्स में उगाया जाता है। टेम्परेट की जगह पर आप इनको ट्रॉपिकल या फिर सब ट्रॉपिकल रीजन्स में भी उगा सकते हैं। ठीक है। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स मैं अगर यहाँ पर लूँ तो वो है, इंडिया के अंदर ये वैरायटीज़ पाई जाती हैं। रागी हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये सारी वैरायटीज़ जो हैं वो इंडिया में पाई जाती हैं। अब अगर हम इंडिया की बात करें कि उसका जो है मिलेट प्रोडक्शन में क्या कंट्रीब्यूशन है, तो अगर हम ग्लोबल लेवल की बात करें तो वो है 20%। 20% जो है हम कंट्रीब्यूट करते हैं मिलेट मिलेट प्रोडक्शन में। और अगर हम सिर्फ एशिया की बात करें तो एशिया में सिर्फ हमारा जो है वो रैंक है कि हम 80% तक हम जो है कंट्रीब्यूशन हम इसमें प्रोडक्शन में देते हैं। ठीक है ना। अब मिलेट्स जो है वो इनकी क्या सिग्निफिकेंस है। मिलेट्स क्यों हम लोग इतनी देर से मिलेट्स मिलेट्स कर रहे हैं, मिलेट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, चलो जानते हैं कि मिलेट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये न्यूट्रिशनली सुपीरियर है। न्यूट्रिशनली सुपीरियर मतलब इसमें काफ़ी सारे जो गुण हैं वो कूट कूट कर भरे हुए हैं। जैसा कि अगर हम कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा देखें तो जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा है। अगर हम कंपेयर करें इसको गेहूँ और
राइस के साथ में, गेहूँ और चावल के साथ में अगर हम इसको कंपेयर करें तो इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये काफ़ी ज़्यादा लेस एक्सपेंसिव है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा चीप है, मतलब ये बहुत ही सस्ते में आपको मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू व्हीट एंड राइस। ठीक है, इसमें जो आयरन का जो कंटेंट है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो जिन लोगों को एनीमिया की प्रॉब्लम है, चाहे वो लड़कियां हों चाहे वो लड़के हों, तो उनकी जो एनीमिक प्रॉब्लम है वो भी आप इन चीज़ों के इन न्यूट्रिशनली सुपीरियर जो थिंग्स हैं, मतलब जो चीज़ें हैं, उनसे आप दूर कर सकते हैं। ठीक है ना? और दूसरा जो है इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस वो ये है कि इसमें ग्लूटेन जो है वो बिल्कुल नहीं होता है। ये ग्लूटेन फ्री है। ग्लूटेन से आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे आप एक तो बाजरे का आटा गूँधे और दूसरी तरफ आप गेहूँ का आटा गूँधे। तो गेहूँ का जब आटा आप गूँधेंगे तो वो थोड़ा-सा खिंचा-खिंचा सा हो जाएगा, रबर की तरह खिंचा-खिंचा सा हो जाएगा, थोड़ा-थोड़ा। और बाजरे का आटा जो कि लड़कियाँ ज़्यादातर समझ पा रही होंगी कि मैं किस चीज़ को रेफ़र कर रही हूँ। और बाजरे का जो आटा है वो बिल्कुल ग्लूटेन फ्री है। उसमें ऐसा चिपकाने वाला पदार्थ, ऐसा मतलब चिपकता हुआ सा खिंचा-खिंचा सा कुछ नहीं आपको महसूस होगा। आपको ऐसा सिर्फ़ गेहूँ वाले आटे में महसूस होगा, ठीक है ना? और जिसमें कि ग्लूटेन फ्री होने की वजह से इसमें जो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, जो कि हमें टैकल करने में हेल्प करता है ओबेसिटी और डायबिटीज़। ओबेसिटी और डायबिटीज़ को क्यों टैकल करने में हेल्प करता है? क्योंकि जो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ना, उसकी वजह से जो ये कार्बोहाइड्रेट का जो लेवल है वो उसमें जो है अपने आप सेट हो जाता है। ग्लूकोज़ के अंदर जो आपका है कार्बोहाइड्रेट का जो एक लेवल होता है, वो अपने आप इस ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने की वजह से जो इसका लेवल है वो कम रहता है, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़ या फिर डायबिटीज़ आपको कम होता है। ठीक है? ओबेसिटी, आपको मोटापा भी कम होगा। और तीसरा जो इसका सिग्निफिकेंस है वो ये है कि ये सुपर क्रॉप है एट ग्रोइंग, मतलब आपको इसको, मतलब ये ग्रो, इसका मतलब ये है कि इस क्रॉप को जो है, मिलेट्स जो हैं उनको उगाने के लिए आपको, ये एक सुपर क्रॉप है। क्यों? क्योंकि इसको उगाने के लिए आपको बहुत ही कम पानी की ज़रूरत है और ये काफ़ी ज़्यादा कम सेंसिटिव है टुवर्ड्स द सनलाइट। सनलाइट का इसके ऊपर काफ़ी कम इफ़ेक्ट पड़ता है, मतलब ये इनसेंसिटिव है टुवर्ड्स द लाइट। ठीक है? और ये क्लाइमेट चेंजेस के अगेंस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा रेज़िलिएंट है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा कठोर है। इसमें क्लाइमेट चेंजेस का इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है जितना कि बाकी क्रॉप्स में पड़ता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा हमारे लिए मिलेट जो है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्रोत है कि हम इसको उगाएँ और इससे इनकम भी बहुत अच्छी होगी फार्मर्स को। और एक और चीज़ की मतलब अगर आपकी जो सॉइल है, अगर वो ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, अगर वो कम उपजाऊ है, थोड़ी-सी बंजर है, तो भी ये थोड़ी-सी कैन ग्रो ऑन द लेस न्यूट्रिशनल सॉइल। थोड़ी-सी कम न्यूट्रिशनल सॉइल के ऊपर भी ये काफ़ी अच्छी तरीके से प्रोड्यूस हो जाएगा। और सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर जो लिखा है, हैविंग लो कार्बन एंड वाटर फुटप्रिंट। कार्बन एंड वाटर फुटप्रिंट का मतलब है कि एक तो इसको उगाने में सबसे कम पानी चाहिए होता है। आपको पानी मतलब ना के बराबर चाहिए इसमें। स्प्रिंकलिंग जो है आपको करनी पड़ेगी। स्प्रिंकलर जो है आपको इसमें स्प्रिंकलिंग करनी पड़ती है, ना कि कैनाल या फिर मतलब जैसे इसमें खड़ा पानी जैसे चाहिए होता है राइस प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे राइस उगाने के लिए आपको बिल्कुल खेतों में पानी काफ़ी भर के रखना पड़ता है, उतना पानी कंज्यूम नहीं करता है ये। और जो है इसमें कार्बन फुटप्रिंट का मतलब है कि जैसे जब इसमें से कटाई हो जाती है इसकी, एट द एंड हार्वेस्टिंग के बाद में जो खेतों में इसकी जो स्टबल रह जाता है इसका, उस स्टबल से काफ़ी कम जो है कार्बन वो प्रोड्यूस होता है। तभी तो जब हम राइस का जो स्टबल बच जाता है लास्ट में कटाई करने के बाद में, तो उसको स्टबल को बर्न करने के लिए, जो स्टबल बर्निंग आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी अगर आप लोग चाहते हो तो। तो स्टबल बर्निंग जो है वो करने से मना किया जाता है, क्योंकि स्टबल बर्न करने पर जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो है आपका मतलब जहरीली गैसेस जो है उसमें से निकलती हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलती है। ऐसा मिलेट के केस में नहीं होता, उसमें कार्बन फुटप्रिंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है और वाटर फुटप्रिंट भी कम होता है, क्योंकि आपको वाटर इसको उगाने के लिए काफ़ी कम वाटर की ज़रूरत पड़ी है। तो ये थे इसके काफ़ी सारे फ़ायदे। अब हम देखते हैं कि सरकार ने इसके लिए क्या-क्या इनिशिएटिव लिए हैं इसको प्रमोट करने के लिए। तो सबसे पहला इनिशिएटिव ये लिया है कि सरकार ने जो है इसका एमएसपी बढ़ा दिया है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो मिलेट्स के लिए इंक्रीज़ कर दिया है
और दूसरा जो कि इसमें इनपुट सपोर्ट जो है फार्मर्स को दिया जा रहा है, जैसे कि उनको सीड किट्स प्रोवाइड की जा रही है, और भी जो है इनपुट के लिए और भी जो है उनको इनपुट्स के लिए जो है उनको सपोर्ट दी जा रही है, सो दैट कि जो फार्मर्स हैं वो अपने फील्ड्स में इनको जो है मिलेट्स को वो उगा सकें और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा ले सकें, और अपनी जो इनकम है उसको भी एक स्टेबल बना सके और डबल कर सके। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।